तो आज है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, लास्ट क्लास तक हम लोग एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के वजह से कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहला जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आया था वो था रॉड। ठीक है, रॉड की वजह से, फाइनाइट रॉड की वजह से कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा, और फाइनाइट रॉड की वजह से सेंटर पे आ गया तो क्या होगा। दो कंपोनेंट होते हैं, कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन करके, वो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं कंपोनेंट में ब्रेक करके, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में होता है, तो हम हमेशा कंपोनेंट में ब्रेक करके ही उनको इंटीग्रेट किया करेंगे। इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था कि एक इनफाइनाइट रॉड के ऊपर एक चार्ज को रखो तो mg और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो बैलेंस हो जाता है ना। इसी चीज को मैं आज थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। फिर आज हम लोग बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। ये हमारा टॉपिक है आज। दिस इज द टॉपिक ऑफ द डे। आज का टॉपिक हम लोग यही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज्ड रिंग के वजह से कितना प्रोड्यूस होगा। बट लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उसका चीज तुम्हें याद दिलाने के लिए आई विल स्टार्ट विथ ए सिंपल क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन क्या है थोड़ा ध्यान से आप समझें। याद करिए, आपको कल बताया गया था कि लास्ट क्लास में कि अगर मान लो मेरे पास एक इन्फानाइट रॉड होगा, सपोज आई हैव एन इन्फानाइट रॉड, जस्ट अ मिनट, यस आई हैव एन इन्फानाइट रॉड, सपोज लाइक दिस। सपोज एक इन्फानाइट रॉड है मेरे पास, इधर भी है इन्फानाइट, इधर भी इन्फानाइट। अगर इसमें मैं कुछ हाइट h पर एक चार्ज रखा तो ये चार्ज बैलेंस हो सकता है। दिस चार्ज कैन बी बैलेंस। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नीचे लग रहा होगा mg और इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। अगर चार्ज q रखा हूं तो ये ऊपर फोर्स लग रहा होगा E इंटू क्यू, और जो E इंटू क्यू होता है वो E इंटू क्यू का वैल्यू होता है Q इंटू ई का वैल्यू होता है 2k लैम्डा बाई आर। अगर आपको याद हो तो ये आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट रॉड, और ये दोनों बैलेंस कर देते हैं। मतलब कि इस वाला जो पोजीशन है, दिस पोजीशन इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस पोजीशन इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। और अगर फिर से अगर इक्विलिब्रियम हो गया तो ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या फिर ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है, वो हमें कैसे पता चलेगा इक्विलिब्रियम स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है ना। वो पता चलेगा अगर हम इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट से थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, या तो ऊपर या तो नीचे डिस्प्लेस कर दो। तो देखते हैं, इधर मान लो ये चार्ज था, मैं यहां से इसको डिस्प्लेस कर दिया, ये इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन था, थोड़ा मैं नीचे डिस्प्लेस कर दिया, यहां पे मैं इसको इतना डिस्प्लेस कर दिया, एक्स से डिस्प्लेस कर दिया। अब इस वाले पोजीशन में पहले उसके ऊपर जितना mg लग रहा था, अब इसके ऊपर mg तो वही लगेगा, mg तो चेंज हुआ ही नहीं। बट इधर जो फोर्स लग रहा था Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अभी थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिकॉज सॉरी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो 2k लैम्बडा बाई h माइनस एक्स। मतलब मेरा ये वाला जो फोर्स, ऊपर वाला जो फोर्स है, दिस इज मोर देन mg, ये mg से ज्यादा होगा। अगर ये फोर्स mg से ज्यादा हुआ, इसका मतलब अगर मैं यहां पे रिलीज कर दूं तो ये चार्ज ऊपर भागना स्टार्ट कर देगा। देयरफॉर इट विल रिटर्न टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिटर्न करेगा। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिटर्न करेगा तो मेरा इक्विलिब्रियम जो होगा वो कैसा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहानी सबको समझ में आ गया कि रॉड के ऊपर चार्ज को mg और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स से बैलेंस किया गया। अब उस वाले पोजीशन में अगर इक्विलिब्रियम में है, फोर्स बैलेंस हो रहा है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करके देखते हैं। अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देंगे तो पता चलेगा कि क्या वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को वापस आ रहा है या वो फिर भाग जा रहा है। अगर वो वापस आ रहा है तो स्टेबल, और यहां पे वापस आ रहा है, इसीलिए दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब ये ऑसिलेशन करेगा। क्या करेगा?
ऑसिलेशन करेगा, ऊपर नीचे ऑसिलेशन करेगा, और ये ऑसिलेशन एसएचएम होगा कि नहीं होगा। बात है कि ये जो ऑसिलेशन है, क्या ये ऑसिलेशन एसएचएम होगा कि नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, नेट फोर्स लिखना पड़ेगा। नेट फोर्स एट द डिस्प्लेस्ड पोजीशन, डिस्प्लेस करने के बाद जहां पे लेके आया उस वाले पोजीशन में उसके ऊपर नेट फोर्स लिखो। तो नेट फोर्स ऊपर कितना लग रहा है, Q 2K लेमडा बाई H माइनस एक्स, इतना फोर्स ऊपर और नीचे mg। दिस इज द टोटल फोर्स, राइट, दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज व्हेन इट इज एट द इनिशियल पोजीशन, सॉरी डिस्प्लेस्ड पोजीशन। जब इक्विलिब्रियम में था तो क्या था, एट इक्विलिब्रियम उसका कंडीशन क्या था ना, Q इंटू 2K लेमडा बाई जो भी डिस्टेंस था, h लिख देता हूं, इसको R कर दिया था मैं, h दैट इज इक्वल्स टू mg। ये सिचुएशन था कब, ये सिचुएशन था जब हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में चार्ज था। ये सिचुएशन कब आया, नेट फोर्स का वैल्यू 0 नहीं हुआ, क्योंकि हम जब इसको डिस्प्लेस कर दिए। मतलब मैं mg के बदले इस वाला वैल्यू को पुट कर सकता हूं, पुट कर दो। दिस इंप्लाइज क्या आएगा, दिस इंप्लाइज नेट फोर्स को हम लोग लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो ये आएगा 2kq लेमडा बाई h माइनस एक्स माइनस mg का वैल्यू यहां से 2kq लेमडा बाई h, दिस इज इक्वल्स टू ma। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कर देते हैं। सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, देखो 2kq लेमडा कांस्टेंट निकल आया, इधर 1 बाई एच माइनस एक्स और इधर 1 बाई एच, तो h इंटू एच माइनस एक्स यह आ जाएगा, h इंटू एच माइनस एक्स। नीचे ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर इधर आ जाएगा h माइनस एच प्लस एक्स, राइट, ऊपर माइनस कर दिया एलसीएम लेके। दिस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो h और h कैंसिल हो गया, h और h कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 2kq होगा, ये मैं g लिख दिया गलती से, ऐसे गड़बड़ी हो जाता है, क्या किया जाए, 2kq लेमडा इंटू एक्स बाई h स्क्वायर माइनस h इंटू एक्स। अब ध्यान से सुनना, इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास को इस साइड ले आओगे तो इधर मास को मल्टीप्लाई कर दे और इधर से मास को हटा दे, तो क्या एक्सेलरेशन ऐसा वाला आ गया। अब ध्यान से सुन, ये जो एक्सेलरेशन आया, अगर ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया ना, मेरा कहानी खत्म, एसएचएम हो जाएगा। बट उसके लिए प्रॉब्लम नीचे कौन कर रहा है, एक्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इफ एक्स इज वेरी वेरी लेस देन एच, मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा कहानी खत्म। a इक्वल्स टू, नीचे जो ये वाला टर्म है इसको इग्नोर कर देंगे तो h स्क्वायर आ जाएगा नीचे। सो 2kq लेमडा इंटू एक्स बाई एच स्क्वायर इंटू एम, दिस इज a, और इसमें से ये जो टर्म आएगा दिस इज ओमेगा स्क्वायर। सो देयरफॉर टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा। हर एक वो जगह जहां पे इक्विलिब्रियम का केस आएगा, हम हमेशा सोचेंगे कि क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अगर स्टेबल है तो क्या ये ऑसिलेशन करेगा, यस। अगर ऑसिलेशन करेगा तो एसएचएम होगा कि नहीं होगा, ना होगा अगर एक्स का वैल्यू स्मॉल होगा। अगर एक्स का वैल्यू स्मॉल नहीं होगा तो ये एसएचएम नहीं करेगा, ये सिर्फ ऑसिलेशन करेगा फॉर लार्ज डिस्प्लेसमेंट। बट अगर एसएचएम करेगा फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, देन उसका जो टाइम पीरियड होगा वो ये होगा। तुम लोग लिख सकते हो जो भी आएगा, मुझे करने की जरूरत ही नहीं। पूरा क्लैरिटी से समझ में आना चाहिए कि बार बार हम लोग एक ही चीज को रिपीट करके पढ़ रहे हैं कि इसके वजह से फोर्स बैलेंस हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, तो बताओ स्टेबल कि अनस्टेबल। अगर स्टेबल तो उसको सॉल्व करो, एफिनेट निकालो। एफिनेट में क्या ए प्रोपोर्शनल टू एक्स को बैलेंस करने की हमारे पास कोई चांसेस है ना, यस है। अगर हम एक्स को स्मॉल मान ले तो हमारा काम हो जाता है इन दिस पर्टिकुलर केस। तो अगर वही कर दिए तो कहानी खत्म, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो जो भी बचा वो ओमेगा स्क्वायर एंड टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा। सो दिस इज वन प्रीमियम क्वेश्चन फॉर यू और प्रीमियम कंटेंट फॉर यू। दिस इज सिंपली ए प्रीमियम थिंग।
है ना, समझ में आनी चाहिए कि हाउ टू अप्लाई द नॉलेज और हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला दैट यू लर्न इन द क्लास। यही इंपॉर्टेंट है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक क्वेश्चन है सिंपल सी, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला, एसएचएम का कॉन्सेप्ट और एसएचएम का इक्वेशन को सॉल्व करके कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको इतना क्लैरिटी से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। जो आज का टॉपिक था हमारा, वही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग एट ए पॉइंट ऑन द एक्सेस ऑफ द रिंग। एक चार्ज्ड रिंग लेंगे हम लोग, रिंग मतलब समझ रहे होंगे सर्कुलर जैसा दिख रहा होगा कुछ, है ना, सर्कल जैसा रिंग, या रिंग भी नहीं दिखे हो, रिंग मुझे मैं नहीं बता सकता है। रिंग एट ए पॉइंट ऑन द एक्सेस ऑफ द रिंग, हम एक पॉइंट लेंगे, कौन सा पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट ऑन द एक्सेस ऑफ द रिंग, रिंग का एक्सिस पे। आपको नीचे फिगर दिख रहा होगा, आप समझ गए होंगे। बोला कि एक रिंग लिए हैं हम लोग, है ना, चार्ज रिंग, और उस रिंग के ऊपर जो टोटल चार्ज है, देख रहे हो ना, टोटल चार्ज जो है वो क्यू है, टोटल चार्ज जो है वो क्यू है, एंड दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रिंग। अच्छा, रिंग के लिए अगर चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रिंग के लिए क्या डिफाइंड होगा, आप बताइए। रिंग के लिए हम लोग जो पढ़े थे तीन चीजें, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पे चार्ज जो है वो सिर्फ रिंग का लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग इस रिंग के लिए बोल सकते हैं ना, देयरफॉर लैम्ब्डा ऑफ द रिंग इक्वल्स टू क्यू बाई टोटल लेंथ, टोटल लेंथ इज 2 पाई आर, दिस इज लैम्ब्डा, राइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा ऑफ दिस रिंग। हम जहां पे भी लैम्ब्डा की जरूरत पड़ेगा उसको कैलकुलेट करेंगे। अब ये उसका सेंटर है O, और ये एक पॉइंट है P। ये पॉइंट किसके ऊपर आ रहा है, देख लो आप लोग, ये ना इस रिंग का एक्सिस के ऊपर आ रहा है ना, दिस इज कमिंग ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, एक्सिस ऑफ द रिंग के ऊपर पॉइंट P आ रहा है, और हमें पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द रिंग, रिंग की वजह से पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। इसका डेरिवेशन भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। पहले समझते हैं क्या करेंगे ना, जब भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखे तो डेफिनेटली हम एक छोटा सा एलिमेंट चूज करेंगे। तो मैंने कैसा वाला एलिमेंट चूज किया ना, मैंने यहाँ पे एक ऐसे छोटा सा एलिमेंट चूज किया, देखो ये ऊपर देख रहे हो, इतना सा एक छोटा सा एलिमेंट यहां से मैंने चूज किया, ये जो रेड कलर का मार्क किया है ना पूरा, ऐसे यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट चूज किया, उसको वो ऐसे जूम करके दिखा दिया है ना, यहां पे जूम करके, बट मैं छोटा सा एक एलिमेंट चूज किया। अच्छा, वो जो छोटा सा एलिमेंट चूज किया उसका लेंथ मान लेता हूं DL, कितना लेंथ का, DL लेंथ, दिस इज द छोटा सा एलिमेंट, DL लेंथ का एलिमेंट मैंने चूज किया। तो उस DL लेंथ का एलिमेंट में चार्ज कितना प्रेजेंट होगा, चार्ज प्रेजेंट ऑन DL लेंथ, DL लेंथ में कितना चार्ज प्रेजेंट होगा ना, छोटा सा चार्ज प्रेजेंट होगा DQ, है ना, छोटा सा चार्ज प्रेजेंट होगा DQ, स्मॉल q से लिखता हूं क्योंकि फिगर में भी स्मॉल q में लिखा गया है ना, छोटा सा चार्ज प्रेजेंट होगा DQ, और उसका वैल्यू कितना होगा ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्ब्डा पता है, तो लैम्ब्डा इंटू जिसका चार्ज चाहिए उसका लेंथ, यही तो करते थे हम लोग, रॉड में भी किए, लैम्ब्डा इंटू DL, लैम्ब्डा इंटू DX, लैम्ब्डा इंटू DY, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब 2 पाई आर लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, तो DL लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, Q बाई 2 पाई आर, दैट इज लैम्ब्डा इंटू DL। तो इसको वैल्यू भी डाल सकते हो तुम लोग, लैम्ब्डा का वैल्यू है Q बाई 2 पाई आर इंटू DL, दिस इज द वैल्यू ऑफ DQ। अच्छा, अब ये जो DQ है मुझे पॉइंट P में चाहिए, तो ये लाइन इसको ज्वाइन कर दिया, ये R आ गया, एक्सिस से कितना डिस्टेंस है X और ये है R, तो इस R का वैल्यू कितना आएगा, रूट ओवर ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ये DQ एक पॉइंट चार्ज है, और DQ के वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ये D क्या है ना, D क्या है, D इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे लिख देते हैं D वेक्टर, व्हाट इज D वेक्टर, D वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड
बाई द स्मॉल एलिमेंट, और उस स्मॉल एलिमेंट का चार्ज कितना है, डी क्यू। तो डी क्यू एक पॉइंट चार्ज है और वो डी क्यू यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इतना कर रहा है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, डायरेक्शन तो इधर होगा, पता चल गया। इसका वैल्यू कितना होगा, डी का वैल्यू ना के कितना चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ना डी क्यू बाई डिस्टेंस कितना है, आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर, राइट। ये होगा डी का वैल्यू। अब सोचो इस तरह से जहां पे भी हम एलिमेंट चूज करेंगे, अगर मैं नीचे एक एलिमेंट चूज किया, अगर मैं नीचे एक एलिमेंट ऐसे चूज किया डीएल, तो इससे डीएल की वजह से मेरा जो डी बनेगा वो ऐसे बनेगा इस वाले लाइन में। अगर मैं छोटे से नीचे में एक एलिमेंट चूज करता तो उसके वजह से डी कुछ ऐसे बनता, राइट, ये वाला डी बनता छोटा सा, नीचे करता तो हर एक जो एलिमेंट की वजह से डी बनेगा वो तो सेम डायरेक्शन में नहीं बनेगा, वो अलग अलग डायरेक्शन में बनेंगे। तो डी का वैल्यू हमें पता है, बट हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डी को डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। समझ में आया, जो डी प्रोड्यूस हो रहा है, द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर ड्यू टू ऑल एलिमेंट्स, ड्यू टू ऑल एलिमेंट्स चूजन, कुछ भी एलिमेंट चूज करें, आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो उनको डायरेक्टली इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, उनको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। चलो ब्रेक करते हैं कंपोनेंट में। अगर कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, मान लेते हैं ये वाला एंगल है थीटा, तो इसका इधर एक कंपोनेंट आएगा कितना, डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा, है ना, और डी कॉस थीटा, और इधर एक कंपोनेंट आएगा नीचे डी ई साइन थीटा, है ना। अच्छा, उसी तरह अगर मैं नीचे वाला एलिमेंट, इस वाले एलिमेंट का डी को ब्रेक करता तो इसका भी इधर आता डी ई कॉस थीटा, और इधर आता ऐसे डी ई साइन थीटा। ध्यान से सुनना, क्या सिर्फ ऊपर वाला एलिमेंट और नीचे वाला एलिमेंट को जब मैं देख रहा हूं तो ये डी साइन थीटा कैंसल हो रहे हैं, राइट, कैंसल हो रहे हैं, और डी कॉस थीटा ऐड हो रहे हैं। तो अगर मैं इस तरह हर एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाले एलिमेंट के बारे में सोचूं, ऊपर नीचे, ये साइड साइड, ये साइड साइड, कोई भी अगर दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट के बारे में सोचूं, तो उनका ये जो डी साइन थीटा वाला वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमेशा कैंसल होगा। वो क्या होगा, हमेशा कैंसल हो जाएगा डायमेट्रिकल ऑपोजिट के लिए, और हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट है वो हमेशा ऐड हो जाएंगे। तो मुझे पता चल रहा है कि मैं जो भी इंटीग्रेशन करूंगा उस इंटीग्रेशन में डी साइन थीटा कैंसल हो जाएगा अल्टीमेटली। सिर्फ मुझे किसका इंटीग्रेशन करना है, डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है। पूरा क्लियर, क्या लिखना है हम लोगों को ना, हमें समझ में आया कि द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ईच डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स, अगर डायमेट्रिकली ऑपोजिट कोई भी एलिमेंट हम लोग चूज करेंगे तो उनका जो डी का कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा वाला, डी साइन थीटा वाला, विल कैंसल आउट डी साइन थीटा कंपोनेंट, दिस विल वैनिश, कैंसल आउट हो जाएगा। सो देयरफॉर मुझे जो भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दैट विल बी सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, सिंपली दिस विल बी माई इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल। अब इसका वैल्यू कितना आएगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरा क्लियर है सबको कि ई नेट को हम लोगों को डी कॉस थीटा को इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि सारे एलिमेंट का डी साइन थीटा अपने आप ऑपोजिट के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे। जो भी आएगा वो सिर्फ डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन से ही आएगा। तो एक एक का वैल्यू देखो, डी का वैल्यू तो हमें पता है। अब कॉस थीटा के बारे में थोड़ा सोचते हैं। सोचो, ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल भी थीटा हुआ। अगर ये एंगल थीटा हो गया तो ये हो गया बेस,
और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो देयरफॉर हमारा कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, यहां पे लिख देते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू आएगा x बाई स्मॉल r। तो d का वैल्यू पता है, कॉस थीटा का वैल्यू भी पता है, तो देयरफॉर हमारा ई नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, दैट इज इंटीग्रेशन, d का वैल्यू कितना था, k डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना था, x बाई आर। तो कितना बनेगा बोलो, के डी क्यू एक्स बाई आर क्यूब, खुशी खुशी। अच्छा डी क्यू का वैल्यू डालो, डी क्यू का वैल्यू क्या है, के क्यू बाई 2 पाई आर, 2 पाई कैपिटल आर, रेडियस था ना, 2 पाई रेडियस था, 2 पाई इंटू रेडियस कैपिटल आर, तो 2 पाई कैपिटल आर, क्यू का डी क्यू का वैल्यू डाल दिया इंटू डी एल इंटू एक्स बाई आर का वैल्यू क्या था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, क्योंकि वो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था उसका क्यूब, तो होल टू द पावर 3/2। इसमें देखोगे ना तो सब कुछ कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है एक्सेप्ट डीएल, ये तो डीएल है, डीएल इज द स्मॉल एलिमेंट, एक्स भी तो यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि पॉइंट तो वहीं पे है ना फिक्स्ड। तुम कोई भी एलिमेंट ले जाओ, एलिमेंट के लिए, कोई भी एलिमेंट के लिए यहाँ पे तो फिक्स्ड है ना, तो कितना आएगा, कितना आएगा देखते हैं, इंटे सब कुछ बाहर निकाल दो, के क्यू एक्स बाई 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू, अच्छा कॉस थीटा का वैल्यू तो डाला ना मैंने, हाँ ठीक है, इंटू ये हो गया बाहर आ गया इंटीग्रेशन डीएल। इंटीग्रेशन डीएल मतलब एक छोटा सा एलिमेंट सर्कल का ले रहे हो और उसको इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 पाई आर, पूरा लेंथ के ऊपर अगर डीएल 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 इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा लेंथ आ जाएगा, सो इट विल बी के क्यू एक्स बाई 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू दिस इंटीग्रेशन इज अगेन 2 पाई आर, तो मेरा 2 पाई आर 2 पाई आर कैंसल, ई का वैल्यू कितना आ गया, फॉर्मूला के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। दिस फॉर्मूला रात को 2 बजे भी याद रहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर रिंग का फॉर्मूला है के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अच्छा डायरेक्शन क्या होगा थोड़ा सोचते हैं, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, स्टार मार्क मार लो, मतलब डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ना, ये वैल्यू आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा ना, इतना होगा। डायरेक्शन थोड़ा फिगर में देखो, फिगर में देखोगे तो हम लोग यहाँ पे कैसा वाला लिए थे, हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव रिंग लिए थे, तभी तो ये सब 4 दूर 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 लिखे थे, हम लोग यहाँ पे कैसा वाला लिए थे, पॉजिटिव वाला रिंग लिए थे, राइट, पॉजिटिव वाला प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, इसीलिए हम लोग जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे थे आवे लिख रहे थे, डी क्यू की वजह से, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आवे लिख रहे थे। तो जब मैं लिया तो देखो सारे डी कॉस थीटा इधर ही आए, तो फाइनली मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर आएगा, इधर राइट की डायरेक्शन में। अगर मैं इस साइड में एक पॉइंट कंसीडर करता तो सोच इस डी क्यू की वजह से डी कुछ ऐसे बनता, तो यहां पे मेरा जो ई नेट का डायरेक्शन आता वो ऐसे आता, ई नेट का डायरेक्शन, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, जो नेट, ये अगर मेरा सर्कुलर रिंग है और ये उसका अगर एक्सिस है, तो अगर इस साइड कोई पॉइंट में डिस्टेंस में एक्स में जाऊंगा तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और उसका वैल्यू क्या होगा, ये के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 ये होगा। अगर इस साइड आ गया, ये तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इससे भी आगे होगा, इधर होगा, और इसका वैल्यू भी कितना होगा, अगर ये डिस्टेंस x है तो इधर भी के क्यू एक्स बाई
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इधर भी इतना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का तरीका यह है कि राइट साइड में जाओ तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आवे होगा, लेफ्ट में जाओ तो भी पॉजिटिव चार्ज के लिए आवे ही होगा। तो इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव मानेंगे हम लोग, और इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव मानेंगे हम लोग, क्योंकि लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर मान लो माइनस क्यू चार्ज होता, अगर रिंग के ऊपर माइनस क्यू चार्ज होता अब इसके एक्सिस के ऊपर, तो अगर अब इसके एक्सिस के ऊपर इस साइड बोलते तो टुवर्ड्स द रिंग होता, बट ऑन द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में होता। तो देख रहे हो रिंग का जो दो साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उनका डायरेक्शन उल्टा है। मतलब रिंग का इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसका उल्टा है। ये याद रखना है तुम्हें। क्या मेरी बात क्लियर है? और वैल्यू कितना होगा? के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब सोचो, अगर तुम्हें कोई पूछता व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, एट द सेंटर, तो सेंटर पॉइंट के लिए एक्स का वैल्यू क्या हो गया? 0। अरे एक्स तो सेंटर से कितना दूर था ना पॉइंट का, देखो एक्स क्या था यहाँ पे, एक्स ये था कि सेंटर से कितना दूर में है ना, एक्स क्या था? सेंटर से कितना दूर में है। तो अगर ये पॉइंट ही सेंटर बन गया तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया? 0। तो अगर एक्स का वैल्यू 0 हो गया तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या आ जाएगा? के क्यू एक्स, मतलब के क्यू इंटू 0 बाई कुछ भी कर दो नीचे, आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। आंसर तो 0 आएगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही दिन से बताया था अगर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। तो यहां पे भी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 ही होता है। सर्कुलर रिंग की वजह से एक्सिस का कोई भी पॉइंट में एक्स डिस्टेंस में चले जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायरेक्शन पता होना चाहिए, सेंटर पे 0 होता है ये भी पता होना चाहिए। अगर इतना चीजें पता है तो आपको रिंग के बारे में प्रॉब्लम करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं ढेर सारा प्रॉब्लम आपको करवा दूंगा। क्लियर है पूरी बात? बहुत अच्छे से प्रॉब्लम कराऊंगा, ग्राफ ड्रॉ करवाऊंगा, बहुत कुछ करवाऊंगा, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं। क्लियर है? ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर 0 हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या पढ़ेंगे इसके अंदर ना, सोचें। नेक्स्ट चीज ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर 0 है तो मैं बोलूंगा ए चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर, ए चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, रिंग का सेंटर में जो चार्ज को रखेंगे विल बी इन इक्विलिब्रियम, विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब और फिर से इक्विलिब्रियम की बात आ गया तो हमारी क्वेश्चन तो जरूर ये बनेगा कि वो स्टेबल है या फिर वो अनस्टेबल है, वो स्टेबल है या फिर वो अनस्टेबल है, ये हमारा सवाल अभी बन गया। तो हम फिर से ढूंढेंगे कि वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, और स्टेबल है कि अनस्टेबल है पता करने का तरीका क्या है ना, उसको डिस्प्लेस करो। तो चलो पहले रिंग बनाते हैं एक, ये हो गया मेरा रिंग। रिंग का चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू, राइट? रिंग का चार्ज क्या है? प्लस कैपिटल क्यू, और ये इसका एक्सिस है इस तरह से। सोचिए कि अगर मैं यहां पे पहले प्लस क्यू रख दिया, स्मॉल क्यू प्लस रख दिया, अब इस साइड राइट साइड वाले पॉइंट में कोई भी जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो तो राइट साइड होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो अगर मैंने इस क्यू को थोड़ा सा यहां पे डिस्प्लेस कर दिया, अगर मैं इस प्लस क्यू को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, तो डिस्प्लेस करने के बाद इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स भी तो इधर लग जाएगा, दैट इज क्यू इंटू ई। तो ये प्लस क्यू क्या हो जाएगा? ये प्लस क्यू भाग जाएगा, ये प्लस क्यू क्या हो जाएगा? प्लस क्यू भाग जाएगा, क्योंकि राइट साइड डिस्प्लेस किए और राइट साइड ही फोर्स लग गया भाई साहब, तो प्लस क्यू भाग जाएगा। भाग जाएगा मतलब कैसा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये तो पहला केस था कि प्लस क्यू रख के प्लस क्यू रखा तो भाग गया। मैं बोला कि ठीक है दूसरा काम करते हैं, फिर से एक रिंग बनाते हैं
प्लस क्यू ही देते हैं इसको, बट अब इसके एक्सिस पे प्लस क्यू नहीं, अब इसके एक्सिस पे हम लोग रखते हैं माइनस क्यू। क्या रखते हैं? माइनस क्यू रखते हैं। अब उस माइनस क्यू को यहां पे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं, मान लेते हैं कुछ एक्स से डिस्टेंस हम लोग डिस्प्लेस कर दिए, तो यहां पे इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर होगा, तो फोर्स भी इधर लगेगा, दैट इज क्यू इंटू ई। अच्छा, क्यू इंटू ई, ई कितना ना, एक्सिस के ऊपर इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, और ये डिस्टेंस एक्स है, तो क्या एक्सिस के ऊपर मैं सेंटर से एक्स डिस्टेंस में रख रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वो ही होगा जो हम लोग कैलकुलेट किए थे। कितना कैलकुलेट किए थे ना, के कैपिटल क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इस फोर्स के अलावा इस चार्ज के ऊपर कोई दूसरा फोर्स तो नहीं लग रहा है, दैट मीन्स द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज सिंपली k capital Q small q x by root over r square plus x square whole to the power 3/2, because this is the only force acting on the charge, this is the only force acting on the charge, acting on the charge। कौन सा? माइनस क्यू, जो हम माइनस क्यू चार्ज चूज किए हैं उसके ऊपर डिस्प्लेस जब किया तो यही लग रहा है, और ये रिटर्न भी जा रहा है, इट रिटर्न्स, है ना, रिटर्न्स टू द पोजीशन, रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम। तो अगर इक्विलिब्रियम को कभी भी रिटर्न कर दिया तो हम लोग इसको कैसा इक्विलिब्रियम बोलेंगे? स्टेबल। और स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसीलिए मैं नेट फोर्स निकाल रहा हूं। अब नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दो, तो ये आ जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स बाई एम, इधर डाल देता हूं डायरेक्टली आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, और इधर से एम को ओमिट कर देता हूं, तो ये आ गया एक्सेलरेशन। फिर से तुम्हें देख के पता चल रहा होगा कि इसको एसएचएम बनाने के लिए, इसको एसएचएम बनाने के लिए नीचे का एक्स स्क्वायर को गायब करना होगा, तो फिर से क्या, एक्स इज स्मॉल, एक्स को क्या मान लेंगे? स्मॉल। एक्स इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर हम चार्ज को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराएंगे तो ए विल बी सिंपली के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एम, और ये आर स्क्वायर का पावर 3/2 होके आ जाएगा आर क्यूब, और इधर एक्स। So now this term is your omega square. So therefore time period will be 2 pi by omega. क्या पूरी कॉन्सेप्ट आपको सेम टू सेम, जितना कितना बार हम लोग सेम काम कर चुके हैं, तो अगर आपको पूरी क्लैरिटी के साथ समझ में आता है कि किस तरह से हम लोग हमेशा इक्विलिब्रियम को स्टेबल अनस्टेबल समझ सकते हैं, यही सब कूलम्स लग के अच्छे क्वेश्चंस बोले जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अच्छे क्वेश्चंस बोले जाते हैं, या रिंग से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस बोले जाते हैं इनको, बस और कुछ नहीं। यही कॉन्सेप्ट है कि बीच में रखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो टोटल फोर्स भी जीरो, बट अल्टीमेटली अगर उसको डिस्प्लेस करो, साइड साइड को डिस्प्लेस करो, तो साइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, बट प्लस चार्ज रख के प्लस की वजह से डिस्प्लेस करोगे तो भाग जाएगा, प्लस चार्ज रख के माइनस को डिस्प्लेस करोगे तो वो वापस आएगा। किस तरह से वो एसएचएम करेगा, कंडीशन क्या होना चाहिए, ये हमेशा आप ध्यान में रखना कि कहां पे हम एक्स को स्मॉल मान रहे हैं और कहां पे हम एक्स को स्मॉल नहीं मान रहे हैं। बिकॉज बहुत बार जेई में क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि एसएचएम करने का कंडीशन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इट विल परफॉर्म एसएचएम फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट, इट विल परफॉर्म एसएचएम ओनली फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको या जेई एडवांस में भी ऐसे पूछा जाता है मल्टी ऑप्शन करेक्ट में, और नीट में भी सिंपल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऐसे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको पूरा क्लैरिटी रहना पड़ेगा हम कहां पे डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं और कैसे मान रहे हैं। तो रिंग का सेंटर में चार्ज को रख के स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करा के एसएचएम करा के उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं हम लोग, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको हमें याद रखना है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और आपको याद भी रखना है ये सब चीजें, ताकि डायरेक्ट आपको काम में आ जाए। क्या क्या फैक्ट सुनो। पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो आ गया हमारा, कितना आ गया ना, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2।
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग। पूछा गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर कोई भी चीज का आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू। सोचो, बहुत स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था, कोई भी चीज का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो सिंपली उसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू क्या कर दो, 0। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू dE/dx इक्वल टू 0 कर देंगे। चलो करते हैं। तो डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए आपको। d/dx ऑफ होल थिंग kqx बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 शुड बी इक्वल टू 0। डेरिवेटिव करना आना चाहिए सबको। kq इज द कांस्टेंट बाहर आ गया, बाकी जो भी बचा उसको हमें क्या करना है, डिवीजन रूल अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, डिवीजन रूल, है कि नहीं। चलिए डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं। क्या आएगा बताए जल्दी ना। ऊपर रहेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू d/dx तो 1 हो जाएगा, माइनस फिर x को रख देंगे, d/dx सब दिस करेंगे तो पहले आएगा 3/2 इंटू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2x, नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर। डिवीजन रूल डाला हूं मैंने, किसका डिवीजन रूल, किसका डाला हूं, डिवीजन रूल डिफरेंशिएशन का। u/v इक्वल्स टू v इंटू यू माइनस यू इंटू v/v स्क्वायर, याद है ना, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर नीचे करते थे, यहाँ पे f2 इंटू f1 इस तरह से इक्वल टू क्या डाल देंगे, 0। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म उस साइड मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। क्या बचेगा इधर, इधर बचेगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 माइनस, इसको सॉल्व करो तो 2 कैंसल, 3x इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पावर हाफ मान लेते हैं, इक्वल टू 0। तो यहां पे एक्स स्क्वायर होगा एक्चुअली, हाँ अब ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिस हो गया, दिस इंप्लाइज क्या होगा ना, यहां से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 कॉमन निकाल देते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ अगर कॉमन निकाल दो तो इधर बच जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इधर बच जाएगा तुम्हारा 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फिर से ये उस साइड जाके 0 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर हमारा फाइनली क्या आ गया, देयरफॉर हमारा फाइनली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 2। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस r/√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। मतलब रिंग से इतना दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा, समझ रहे हो। r/√2 प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि रिंग का राइट साइड में भी कुछ वैल्यू आएगा, लेफ्ट साइड में भी कुछ वैल्यू आएगा। अच्छा कितना होगा, उस मैक्सिमम तो होगा, लेकिन उस मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा ना, उस मैक्सिमम का वैल्यू होगा अगर हम x के बदले ये वाला वैल्यू इसमें डाल दें। तो देयरफॉर यहां पे निकालता हूं मैं, ई मैक्स का वैल्यू क्या आएगा, एट x इक्वल्स टू r/√2, ई का वैल्यू आएगा k q ऊपर r/√2 बाई नीचे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर बाई 2, राइट, 3r स्क्वायर बाई 2 उसका पावर 3/2, राइट, उसका पावर 3/2। तो क्या करेंगे ना, क्यूब भी करेंगे और उसका भी पावर हाफ करेंगे। तो क्या आएगा देखो, सॉल्व करो इसको अच्छे से ना, KQR बाई √2 तो एक है नीचे, ये √2 को रख देते हैं। अब ये 3 का पावर 3/2 मतलब 1/2 का पावर मतलब √3 का क्यूब मतलब 3√3, समझ रहे हो, 3√3 आएगा ये। 3 का पावर 3/2 मतलब 3 का क्यूब उसका स्क्वायर रूट, तो 3√3
3√3 और ये आर स्क्वायर तो 2 कैंसल, ये आ जाएगा आर क्यूब और नीचे का जो 2 का पावर 3 था ऊपर जाके 2√2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 कैंसल और ये जो भी आंसर आया वही आंसर है। एक आर स्क्वायर कैंसल, ये आ गया 2k³ बाई 3√3 आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए रिंग ऑन इट्स एक्सिस। और ये कहां पे आएगा? r/√2 पे आएगा। कहां पे आएगा? r/√2 पे आएगा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज at a point which is at a distance r/√2 in the left और r/√2 in the right, इसीलिए वो ±√2 आ गया है ना। तो +r/√2 इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम एट x = r/√2 ऑन लेफ्ट और राइट, दोनों की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा ये वाले वैल्यू पे। क्लियर हो गया पूरा? सो मैक्सिमम मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो इतना प्रोड्यूस होता है k³/r² + x² 3/2। आपको ये डेरिवेटिव बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप याद रखते हैं, फॉर्मूला याद है आपको, और आप ये याद रखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होता है ना, x = r/√2 पे होता है। तो सिंपली जब भी जरूरत पड़ेगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, आप सिंपली x का वैल्यू r/√2 पुट करो और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करो। क्लियर है पूरा? तो इस तरह से हम लोग एक रिंग की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, वो पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक ग्राफ ड्रॉ करके सिखाता हूं कि वो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ग्राफ किसका ग्राफ? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स फॉर ए रिंग, फॉर ए चार्ज्ड रिंग। x क्या है यहां पे? x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अच्छा, कुछ चीजें ग्राफ तो ड्रॉ करेंगे, चलिए ग्राफ तो ड्रॉ करेंगे। यहां पे ड्रॉ कर देता हूं मैं, पहले थोड़ा सीधा लाइन आना चाहिए, ऐसे 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 ऐसे, और यहां पे भी सीधा लाइन आना चाहिए, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है ना? ये मेरा ग्राफ है, इधर इस तरह से और इधर इस तरह से। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिनोट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और यहां पे एक्स का वैल्यू डिनोट किया जा रहा है। आप ध्यान से सुनिए कि अगर मेरा रिंग ऐसा है, सपोज मेरा रिंग जो है ना वो रिंग ऐसे यहां पे है, ऐसे है रिंग ऐसा है, और मैं एक्स जो मेजर कर रहा हूं, मतलब ये जो पॉइंट हो गया ये x = 0 हो गया ना। x = 0 मतलब कौन सा पॉइंट? सेंटर पॉइंट। तो ये सेंटर वाले पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी कितना होता है? 0 होता है, ये हमें पता है। अच्छा, है ना, x = 0 होता है सेंटर पे। अगर x = इंफिनिटी हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है k³x/r² + x² 3/2। अगर x का वैल्यू इंफिनिटी हो गया तो नीचे इंफिनिटी का स्क्वायर, मतलब डबल इंफिनिटी, तो इंफिनिटी का स्क्वायर नीचे आ गया, मतलब नीचे बहुत बड़ा टर्म आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अगर x = इधर -इंफिनिटी जाओ तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। समझ में आ रहा है? सेंटर पे भी 0, इंफिनिटी में जाओ 0, इधर इंफिनिटी में जाओ 0। और मैक्सिमम भी तो कहीं पे होता है, कहां पे होता है? r/√2 पे। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम है कहां पे? r/√2 पे, राइट? ± r/√2, मतलब इस साइड प्लस और इस साइड माइनस। अच्छा, अगर ये +q वाला रिंग है तो इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा तो पॉजिटिव, और इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। मतलब इतना पता चला है कि रिंग का राइट साइड में जो ग्राफ आएगा वो ऊपर आएगा, रिंग का लेफ्ट साइड में जो ग्राफ आएगा वो नीचे आएगा। अच्छा, स्टार्ट होगा 0 से, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक पॉइंट में मैक्सिमम होगा, फिर कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा, इंफिनिटी तक ऐसे जाता रहेगा। और जहां पे मैक्सिमम होगा उस वाला पॉइंट में x का वैल्यू कितना है? r/√2।
ये राइट साइड आया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ले रहा हूं तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जैसे ही मैं लेफ्ट साइड में देखा तो सेम टू सेम कहानी चलेगा। इस साइड में जैसा कहानी चला था राइट साइड में, लेफ्ट साइड में भी सेम टू सेम कहानी चलेगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक टाइम पे वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद फिर ये डिक्रीज करेगा 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 करेगा, इन्फिनिटी में जीरो हो जाएगा। और जहां पे मैक्सिमम होगा वहां पे फिर से x का वैल्यू कितना है, -r/√2। और ये मैक्सिमम जो होगा उसका वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट किए हैं लास्ट स्लाइड में। देखो ये 2kq/3√3r²। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका वैल्यू कितना होगा, 2k स्मॉल कहां से आ गया, 2k कैपिटल Q बाई 2kq/3√3r², 3√3r², इतना होगा। सो दिस इज द कलेक्टिव ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो हम सीखते हैं। क्या ना, पहला चीज है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे प्रोड्यूस हो रहा है छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से। हर एक एलिमेंट का अलग अलग प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उसको कंपोनेंट में ब्रेक करके इंटीग्रेशन करेंगे। कंपोनेंट में इंटीग्रेशन करने के बाद जो फाइनली फॉर्मूला आया वो आया kq(x/r² + x² ² 3/2। अब उस वैल्यू को तो पता चल गया डायरेक्शन कैसे लिखना है ना। आप पॉजिटिव रिंग है तो अवे फ्रॉम द चार्ज लिखो और अवे फ्रॉम द रिंग लिखो ऑन द एक्सिस, लेकिन एक्सिस के ऊपर ही। तो अगर ये रिंग है इस साइड में तो अवे फ्रॉम द चार्ज, इस साइड में तो इससे अवे फ्रॉम द चार्ज। नेगेटिव चार्ज हुआ तो टूवर्ड्स द चार्ज, इधर भी टूवर्ड्स द चार्ज। डायरेक्शन लिखना सीख लिए। उसके बाद ये भी सीख लिए कि सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है क्योंकि एक्स का वैल्यू जीरो, तो फॉर्मूला वाइज भी जीरो। नहीं तो हम पहले ही पढ़े हैं कोई भी सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़े कि अगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हम वहां पे अगर कोई भी चार्ज को रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स भी जीरो लगेगा। फोर्स जीरो लग रहा है मतलब वो इक्विलिब्रियम में। अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसको डिस्टर्ब करके देखो कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है। पता चला कि +q रिंग में प्लस रखो तो अनस्टेबल हो जाता है, +q के रिंग में माइनस रखो तो स्टेबल हो जाता है। अगर स्टेबल हो जाता है तो उसको डिस्प्लेस कराओ और डिस्प्लेस करा के उसका नेट फोर्स लिखने की कोशिश करो। अगर वहां से कुछ हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में कंडीशन लग रहा है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, व्हिच इज द कंडीशन ऑफ SHM। तो ये SHM करेगा। अगर SHM करेगा तो ω² निकल गया, ω² आ गया तो हम ω² से टाइम पीरियड ऑफ द SHM भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। उसके बाद पढ़े कि अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़े कि इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको एक बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि क्या उसका कभी मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है ना। यस आ रहा है। कहां पे आ रहा है, x = ±r/√2। मतलब राइट साइड r/√2 जाओ तो भी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम, लेफ्ट साइड जाओ तो वहां पे भी मैक्सिमम। फिर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सोचे तो अच्छा, सेंटर पे जीरो, इंफिनिटी में जाओगे तो जीरो होगा, बीच में कहीं पे मैक्सिमम। मतलब पता चला कि हाँ भाई साहब इसका ग्राफ कुछ बढ़ने वाला है r/√2 तक, फिर कमने वाला है इंफिनिटी में जाके। सो दिस इज द ग्राफ दैट यू विल सी। ऊपर नीचे क्यों आए, इसीलिए आए। तो ये चीज आपको समझ में आना पड़ेगा। और इसके अंदर और एक इंपॉर्टेंट क्या चीज है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको यहां पे मेंशन कर दूं कि r/√2 से अगर कम एक जगह में देखोगे, ये दिस इज सपोज x1 और दिस इज सपोज x2, तो तुम्हें कोई भी रिंग का एक साइड में तुम्हें देखो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिलेगा, है कि नहीं, सेम वैल्यू मिलेगा। x1 में इलेक्ट्रिक फील्ड एट x1 इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट x2, है ना। तो तुम्हें हमेशा रिंग के एक्सिस के ऊपर एक्सेप्ट x = r/2 हमेशा दो पॉइंट मिलेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इक्वल होता होगा। एक r/√2 के नीचे आएगा और एक r/√2 के ऊपर आएगा। हमेशा ऐसे दो पॉइंट मिलेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, एक r/√2 के नीचे और एक r/√2 के ऊपर। ये दोनों साइड में होता है, ऊपर के साइड में भी और नीचे के साइड में भी। पूरा क्लियरली आपको रिंग का वजह से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डाटा, पूरा बायोडाटा आपको याद रहनी पड़ेगी, तब जाके आप उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर। पूरा क्लियर है, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट, ये जो पॉइंट मैंने बताया ना कि इससे हमेशा दो पॉइंट मिलेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा बोल के,
है ना, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एट टू डिफरेंट पोजिशंस, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, है ना, टू डिफरेंट पॉइंट्स, वन लेस देन r/√2 एंड वन ग्रेटर देन r/√2। इसके ऊपर मैं तुम्हें एक बढ़िया सा क्वेश्चन और बढ़िया सा एग्जाम्पल पूछता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल, सपोज मैंने बोला कि मैंने यहां पे एक रिंग ऐसे रख दिया, ऑलराइट, एक रिंग को ऐसे रख दिया, चार्ज रिंग प्लस क्यू, ऑलराइट। अब इसका जो एक्सिस है ये इसका एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस। अब इसी एक्सिस के ऊपर मैंने यहां पे एक चार्ज रख दिया, यहां पे एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू, राइट। तो सोचो ये तो पॉजिटिव रिंग है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा अवे एक्सिस के ऊपर, इधर प्रोड्यूस कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके ऊपर फोर्स भी इधर लग जाएगा Q इंटू ई, और इसके ऊपर नीचे क्या लग रहा होगा ना, नीचे अगर इसका मास m है तो नीचे mg भी लग रहा होगा, राइट, mg भी लग रहा होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ mg इक्वल्स टू q इंटू ई। तो अगर ये डिस्टेंस जो भी होगा, क्या मैं उस डिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकता हूं, E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mg/q। तो ऐसा पोजीशन जहां पे mg/q का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा रिंग की वजह से, वो वाले पॉइंट में चार्ज इक्विलिब्रियम में रह जाएगा, राइट। ये तो सिंपल सा बात है, बट उसमें क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी सच इक्विलिब्रियम पोजीशंस आर पॉसिबल, हाउ मेनी सच इक्विलिब्रियम पोजीशंस आर पॉसिबल। ये इक्विलिब्रियम का कितना पोजीशन पॉसिबल है, इक्विलिब्रियम का कितना पोजीशन पॉसिबल है ना, जो पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना होगा वो पोजीशन में ये इक्विलिब्रियम में आएगा, ये जाहिर सी बात है। तो हम अभी पढ़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम, मैक्सिमम के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो दो पॉइंट में सेम हो सकता है। तो अगर r/√2 से नीचे कोई वाली पॉइंट में अगर mg और eqe बैलेंस हो गया, तो r/√2 से ऊपर वाले भी तो कोई पॉइंट में सेम वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता होगा। तो इसका आंसर क्या है, कितने इक्विलिब्रियम पोजीशन एग्जिस्ट करेंगे ना, दो। देयर विल बी टू इक्विलिब्रियम पोजीशंस, और दो ऐसे पॉइंट मुझे मिल जाएंगे जो दो पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा। तो दोनों ही पॉइंट में अगर मैं चार्ज को रखूं तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। जैसे बता देता हूं फिगर ड्रॉ करके ना, ये रिंग है अगर, तो इसके ऊपर दो आ जाएंगे, एक आ जाएगा मान लो कि x1 और एक आ जाएगा मान लो कि x2। ये दोनों पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, इसमें से एक होगा x1 होगा जो कि r/√2 से छोटा होगा, और x2 होगा जो कि r/√2 से बड़ा होगा, राइट। अभी मैंने बताया था, है कि नहीं, यहां बीच में कहीं पे r/√2 मैक्सिमम वाला आ रहा होगा, है ना। अच्छा, ये जितना r/√2 से कम होगा उतना ही r/√2 से ज्यादा होगा, वो अगर सिमेट्रिक होता तो व्हाट एवर, बट ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ध्यान से सुनना, और ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है तुम्हारा। तो दोनों अगर इक्विलिब्रियम है तो दोनों में से कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है वो हमें सोचना है, कौन सा स्टेबल और कौन सा अनस्टेबल, ध्यान से समझते हैं, ठीक है। सोचो, थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ को याद करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आया था, एक साइड का ग्राफ को याद करते हैं, कुछ ऐसा आया था, राइट। ये मैक्सिमम वाला था r/√2, तो जो दो पॉइंट आए हैं वो एक पॉइंट इस साइड में कहीं पे आया होगा x1, और एक पॉइंट r/√2 से ज्यादा कहीं पे x2। ध्यान सुनना, यहां पे इक्विलिब्रियम में है और यहां पे भी इक्विलिब्रियम में है, ध्यान सुनना। अगर तुम यहां इससे x1 से नीचे की तरफ शिफ्ट कर डिस्प्लेसमेंट कराओगे, किधर की तरफ, नीचे की तरफ, x1 से किधर की तरफ, नीचे की तरफ, मतलब x1 से तुम लेफ्ट की तरफ आए, लेफ्ट की तरफ आए, तो अगर x1 से नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट करोगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम हुआ कि ज्यादा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बिकम्स लेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बिकम्स लेस।
कम हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो इक्विलिब्रियम में जो ये वाला वैल्यू लग रहा था ये कम हो गया, मतलब mg ज्यादा हो गया। mg ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, ये उसको ऊपर वापस नहीं भेजेगा, ये नीचे की तरफ भाग जाएगा। ये क्या करेगा, नीचे की तरफ भाग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब mg का वैल्यू ज्यादा हो गया QE से। अगर mg का वैल्यू QE से ज्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, नीचे की तरफ भाग जाएगा। मतलब x1 वाला जो इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, वो होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सोचो अगर x2 से तुम नीचे की तरफ डिस्प्लेस करोगे, है ना, यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिख रहा हूं, अगर x2 से नीचे डिस्प्लेसमेंट किया, x2 से नीचे मतलब x2 से इधर की तरफ आओ, x2 से नीचे मतलब x2 से इधर की तरफ आओ, तो x2 से अगर नीचे डिस्प्लेसमेंट किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा। मतलब अभी QE का वैल्यू mg से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या, रिटर्न्स टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को वापस आएगा। अगर वापस आएगा तो जो ये दूसरा वाला इक्विलिब्रियम का पोजीशन होगा ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये एक इसके अंदर की बहुत शानदार कहानी है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है कि अगर रिंग के एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट में हम चार्ज रख के बैलेंस करना चाहते हैं तो वो चार्ज बैलेंस तब होगा जब Q इक्वल टू mg होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जब कुछ वैल्यू होगा तो उतने वैल्यू पे चार्ज हमारा बैलेंस होगा। अब चार्ज बैलेंस अगर हो गया तो उससे कितने पोजीशन में बैलेंस हो सकता है ना, 2 पॉइंट में एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पॉसिबल है। मतलब इस तरह के 2 पोजीशन पॉसिबल है जहां पे वो चार्ज खुद को बैलेंस करेगा। अब बात है कि 2 जगह अगर इक्विलिब्रियम में आ सकता है बैलेंस की वजह से, तो वहां पे हम लोगों को स्टेबल या अनस्टेबल चेक करना चाहिए। तो हमें पता चला कि r/√2 से कम वाला जो डिस्टेंस होगा वो अनस्टेबल वाला है और जो r/√2 से ज्यादा होगा वो स्टेबल वाला है। कैसे निकालते हैं, लॉजिकली मैंने आपको समझाया ग्राफ से। ग्राफ को देखते हैं कि अगर x1 से कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, मतलब mg का वैल्यू ज्यादा है तो उसको नीचे खींच लेगा। बट जब मैं x2 से नीचे ला रहा हूं, x2 से जैसे ही नीचे लेके आया तो क्या हुआ, x2 से जैसे ही नीचे लेके आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा हुआ, मतलब mg से q का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए वो ऊपर भागेगा वापस और x2 के पोजीशन में वापस आ जाएगा। इसीलिए बोला गया r/√2 से कम वाला पोजीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को करेस्पॉन्ड करता है और r/√2 से ज्यादा वाला पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम को करेस्पॉन्ड करता है। ये भी वन ऑफ द प्रीमियम कॉन्सेप्ट्स है और प्रीमियम पूरा चीज है खतरनाक, समझ में आना पड़ेगा। ये पूरा समझ रहे हो आप, पूरा स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कहानी ही चलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। इसीलिए वो चीज को ध्यान से पहले ही दिन से जो समझ जाता है, स्टेबल कैसे देखना है, अनस्टेबल कैसे देखना है, कौन सा फोर्स इंक्रीज हो रहा है, कौन सा डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारे कहानी आपको कर सकते हैं। इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। और ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम कहां पे होता है, ग्राफ कैसा होता है, कितने इक्विलिब्रियम पोजीशंस पॉसिबल है, कौन सा पोजीशन स्टेबल, कौन सा पोजीशन अनस्टेबल, ये आपके दिमाग में चैप्टर के साथ छप जाना चाहिए, क्योंकि चीजें बाद में रिपीट भी हो सकती हैं बहुत सारे जगह। इसीलिए आपको पूरा दिमाग में छप जाना चाहिए, स्टेबल अनस्टेबल, कब, कहां, कैसे, कितना, किधर डायरेक्शन में, एवरीथिंग पूरा क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बढ़ेंगे ना, ध्यान से सुनो ना। कभी कभी क्या होगा ना, अभी जो हम लोग एक क्या रखे थे, रिंग और बीच में चार्ज रखे थे। सपोज मैं बोलूं कि मैंने एक रिंग ले लिया इस तरह से, मैं एक रिंग कंसिडर कर रहा हूं, पहले थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा ड्रॉ करते हैं यार। ये ना कॉपी पेन में ड्रॉ करना वैसे भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है मेरे लिए, पता नहीं क्यों। यस, एक रिंग ले लेते हैं इस तरह से टिचिक टिचिक, और इसके ऊपर यहां पे एक रॉड रख देते हैं, इसके सेंटर में इस तरह से एक रॉड है, ठीक है। इसका टोटल चार्ज है +q और इस रॉड का लेम्बडा गिवन है, लेम्बडा
लेमडा गिवन है, और या फिर टोटल चार्ज तुम लोग लिख सकते हो क्यू बाई लेंथ, और इसका टोटल लेंथ भी गिवन है हमें एल, जो भी गिवन होगा लिख सकते हो, ठीक है। और इसका रेडियस भी गिवन है आर, और तुम्हें क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द टोटल फोर्स, फाइंड द टोटल फोर्स experienced by rod due to ring, और एक ही बात है, पूछ सकता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय रिंग ड्यू टू रॉड, बात तो एक ही है, चाहे हम रिंग के वजह से रॉड के ऊपर निकालें या रॉड की वजह से रिंग के ऊपर निकालें, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम निकाल सकते हैं, है ना। निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान से सुने। अब ये मेरा रिंग है जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और रॉड मेरा सेंटर से स्टार्ट करके एल डिस्टेंस तक डिस्ट्रीब्यूट, अलग अलग जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग है। तो अगर अलग अलग जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग है तो मैं क्या करूंगा ना, मैं सिंपली एक्स में जाऊंगा, एक्स में, और यहां पे डी एक्स का एक छोटा सा एलिमेंट तोड़ूंगा। तो मेरे लिए अभी कहानी क्या हो गया, मेरे लिए कहानी ये हो गया कि ये मेरा रिंग है, और इस रिंग के ऊपर कितना डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर मैं एक छोटा सा चार्ज रखा हूं डी क्यू, और इसका जो छोटा सा चार्ज डी क्यू आएगा वो कितना आएगा, लेमडा इंटू डी एक्स, सिंपल सी बात है। अब इस डी क्यू के ऊपर इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा होगा वो इधर फोर्स लगा रहा होगा, कितना फोर्स ना, डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस बाय द रिंग। तो डी क्यू कितना, लेमडा इंटू डी एक्स इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना ना, एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, राइट। इस तरह से कुछ आएगा, और इसको डीएफ लिखते हैं बिकॉज दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई, और फोर्स ऑन द स्मॉल एलिमेंट, सोचो इस तरह के जो भी एलिमेंट तुम चूज करो, सारे एलिमेंट के ऊपर फोर्स तो इसी डायरेक्शन में आएगा। द डीएफ इज इन सेम डायरेक्शन में ही आएगा सबके ऊपर, इसी डायरेक्शन में, फॉर ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट की वजह से फोर्स इधर ही आएगा। तो देयरफॉर जो टोटल फोर्स चाहिए वो मैं क्या डायरेक्टली इंटीग्रेशन डीएफ कर सकता हूं, तो डाल दो इंटीग्रेशन डीएफ का वैल्यू के क्यू लेमडा एक्स डी एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। यहां पे वेरिएबल कौन है, एक्स का वैल्यू यहां पे कितने से स्टार्ट है, 0, और यहां पे एक्स का वैल्यू कितना है, एल। तो इंटीग्रेशन 0 टू एल। नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कभी कभी। क्या करना है ना, इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। कैसे ना, लेट ऐसे सॉल्व करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ टी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोई भी टर्म, टी यू भी कुछ भी ले लो, है ना। इसको सॉल्व करने का थोड़ा अलग तरीका है, मैं भी आप लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ाया नहीं गया होगा, इसीलिए अगर आप इंटीग्रेशन नहीं जानते हो इस तरह का कैसे करना है तो मैं बता रहा हूं। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी टर्म ले लो यू, तो डेरिवेटिव कर दो, इसको डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 2x dx इक्वल्स टू du। तो x से dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 इंटू du/2, है ना। x से dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, du/2। ये इंटीग्रेशन बता रहा हूं मैं, आप जब 12 का इंटीग्रेशन पढ़ लोगे सेकेंड ईयर का तो ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकी बन जाएगा। अभी ये इंटीग्रेशन आपको थोड़ा इधर उधर लग सकता है बट करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर f का वैल्यू आएगा इंटीग्रेशन, ध्यान से देख, ये जो x से dx है उसके बदले क्या लिख सकता हूं, du/2, और नीचे x स्क्वायर के बदले क्या लिख सकता हूं, इतना। बाकी जो भी कांस्टेंट है उनको भी बाहर कर देता हूं एक ही साथ, ठीक है। कांस्टेंट्स को पहले बाहर कर देते हैं, बाहर कांस्टेंट कौन कौन है, के क्यू लेमडा कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन x से dx के बदले du बाई नीचे 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस u
होल टू द पावर 3/2। ये हो गया मेरा। अब इसमें वेरिएबल u हो गया, तो मुझे देखना पड़ेगा इधर कि x का वैल्यू 0 हुआ तो u का वैल्यू 0, x का वैल्यू l हुआ तो u का वैल्यू l²। तो इसमें जो लिमिट डालूंगा वो डालूंगा 0 से l²। अब ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये 1 वो x वाला कॉन्सेप्ट में है ना, ये 1/x वाला कॉन्सेप्ट में है, इसको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। 0 से l² होगा, सॉरी 0 से l², इसको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। बोलो तो मैं कर भी देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूं तुम्हारे लिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा देखो, k λ/, रह जाएगा k q λ। इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 तो 2 भी बाहर आ गया। अब 1/x का पावर 3/2 होता तो क्या लिखते हैं, -3/2। तो ये हो जाएगा u प्लस r² होल टू द पावर -3/2 + 1 बाई -3/2 + 1। और u का कोफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं, तो खत्म कहानी। ये हो जाएगा -1/2 फिर मल्टीप्लाई, फिर सॉल्व, फिर u का वैल्यू डालोगे 0 से l²। याद रखना 0 से l² और 0 फिर पुट करना, सॉल्व करना, आंसर आएगा। वट एवर यू विल गेट दैट इज द आंसर। मेरा कहने का मतलब है कि आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए पहले तो, है ना। आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी पता है और उस पे अंदर अगर हम लोगों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है तो हमें उसके ऊपर टोटल फोर्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। देन ओनली वी कैन डू। सिंपल बातें हैं, और अगर आप लोग कर सकते हो तो सिंपल, पूरा क्लियर, अच्छे समझ में आना चाहिए। इंटीग्रेशन कैसे लिखा, लिमिट कैसे डाला, और ये इंटीग्रेशन को सॉल्व भी हम लोग कैसे करते हैं वो भी आपके सामने है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर। इसको ना और एक मेथड में भी सॉल्व किया जा सकता है, बट ऐसा कोई जरूर नहीं है। नीट के लिए इतना जरूरी भी नहीं है ये चीज, ये सिर्फ जेई वालों के लिए है, जेई मेंस, जेई एडवांस वालों के लिए, ठीक है। नीट के लिए इतना खतरनाक इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस ही कभी नहीं बनेंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। बट कैसे इंटीग्रेट करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। बाकी जेई वाले बच्चों को समझ में मस्त आना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी पढ़ सकता, एग्जाम में आ सकता है, सेम टू सेम पूरा एजीटीज आ भी सकता है, कोई उसमें संदेह वाली बात ही नहीं। पूरा क्लियर है, सबको समझ में आ जाना चाहिए क्या बता रहा हूं मैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग कंप्लीट सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरी कहानी पढ़ ली, और कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसमें चार्ज कैसे रखते हैं, उसको कैसे बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं, पूरा डिटेल में पूरा जेई एडवांस लेवल तक की कहानी मैंने आपको समझा दिया हूं, ठीक है। अगर आपको क्लियर हो गया है तो हम लोग चलते हैं अगले में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सेमी सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर, है ना। ये जो हेडिंग आप लोग लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर चार्ज्ड रिंग, चार्ज ऑब्वियसली होना चाहिए, नहीं तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग एट इट्स सेंटर, एट इट्स सेंटर, सेंटर पे कितना होगा, सिंपल सी बात है। यहां पे मान लो कि टोटल चार्ज अगर हम लोग Q दे दिए हैं इसको, तो इसके लिए क्या डिफाइन होगा, लेमडा सिग्मा रो, क्या डिफाइन होगा ना, इसके लिए लेमडा डिफाइन होगा। तो लेमडा डिफाइन कर देते हैं, Q बाई इसका टोटल लेंथ पाई R, इतना इसका लेमडा होगा इसके वजह से। अब क्या करेंगे ना, हम लोग यहां से एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, ये देख रहे हो, ये छोटा सा एक एलिमेंट कंसीडर किया। मान लेता हूं कि इसका लेंथ है कुछ dl, ये जो छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, इसका लेंथ मान लेता हूं dl। अच्छा सोचो, अगर मैंने जब इसको यहां से ज्वाइन किया, इसको मैंने जब यहां से ज्वाइन किया, मान लेता हूं कि यहां पे वो एंगल बना रहा है कुछ थीटा, ठीक है, कुछ थीटा बना रहा है। तो और ये जो एलिमेंट को मैं ज्वाइन किया हूं dl, छोटो, ये जो छोटा सा dl में कंसीडर किया हूं यहां पे dl, वो ऐसे सेंटर को ज्वाइन कर रहा है इस तरह से, और इधर ये जो सेंटर को ज्वाइन कर रहा है ना दो तरफ से, ये एंगल बन रहा है यहां पे कुछ d थीटा, कितना बना रहा है d थीटा, और रेडियस है r। तो मुझे पता है कि r की इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस। तो यहां पे थीटा कितना है d थीटा,
आर कितना है, डीएल, रेडियस है आर, तो मुझे डीएल मिल गया। डीएल का वैल्यू कितना है, आर इंटू डी थीटा। डीएल का वैल्यू कितना है, आर इंटू डी थीटा। ठीक है, अब ये जो डीएल है, इस डीएल का कुछ ना कुछ चार्ज होगा, राइट। टोटल चार्ज तो क्यू है, कितना होगा इसका चार्ज, डी क्यू का वैल्यू ना लेमड़ा इंटू डीएल। और लेमड़ा का वैल्यू पता है तुझे, क्यू बाई पाई आर, बट हम लेमड़ा ही रखते हैं, लास्ट में देखा जाएगा। और ये डी का डायरेक्शन भी ये रेड कलर वाला डायरेक्शन आएगा, अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर, है ना। ये जो रेड कलर आया है, दिस रेड कलर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर, है ना। ये डायरेक्शन है, ये डी वेक्टर का डायरेक्शन है। क्यों, ये पॉजिटिव चार्ज है डीएल, और इसका चार्ज कितना है, डी क्यू, तो ये इधर डी प्रोड्यूस करेगा। इस तरह से अगर तुम और कई जगह एलिमेंट कंसीडर करते तो उसके वजह से भी इधर प्रोड्यूस होता डी, है कि नहीं। अगर एग्जैक्टली इधर प्रोड्यूस करते ऐसे तो इधर प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अभी डी प्रोड्यूस होंगे, और इस डी का इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा डी ई एक्स, और इधर एक कंपोनेंट आएगा डी वाई। सोचो अगर यहां पे मैंने एक एलिमेंट चूज किया होता तो उसके वजह से भी डी कुछ ऐसे प्रोड्यूस हो रहा होता, उसका भी इधर कंपोनेंट आता कुछ डी एक्स, और इधर कंपोनेंट आता कुछ डी वाई। अब बताओ कि अगर मैं सारे एलिमेंट को इंटीग्रेट करूंगा तो कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। देखो सारे एलिमेंट को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कौन सा वाला कंपोनेंट इसमें से कैंसिल हो जाएगा ना सर, डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। डी, ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा है, तो डी का वैल्यू कितना है, डी कॉस थीटा, और इधर डी वाई का वैल्यू कितना है ना, डी साइन थीटा। तो मैं बोला कि अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा द ई डी एक्स कंपोनेंट, द डी एक्स कंपोनेंट फॉर ईच एलिमेंट, फॉर ईच एलिमेंट विल गेट कैंसल्ड आउट, विल गेट कैंसल्ड आउट, डी एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, है कि नहीं। सारे डी, ऐसे कहीं से भी डीएल छोटा सा चूज करो, उसको उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, दोनों जगह लिखोगे तो सबका डीएक्स कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन डी वाई, मतलब इंटीग्रेशन डी ऑफ साइन थीटा, है ना। अच्छा डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू कितना है देखते हैं। ये डी का वैल्यू कितना है, डी का इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, डी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाई डी क्यू, राइट। तो के डी क्यू बाई ये डिस्टेंस कितना है, रेडियस आर, तो आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, इतना डी प्रोड्यूस कर रहा है। तो डाल दो यहां पे, तो दिस इंप्लाइज ई का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, डी, डी का वैल्यू लिख देते हैं के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, इसका इंटीग्रेशन। फिर डी क्यू का वैल्यू कितना है, लेमडा इंटू डी एल, एंड लेमडा इंटू डी एल मतलब डी क्यू इज लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा। तो डाल दो यहां पे, तो इट विल बी इंटीग्रेशन के लेमडा डी एल को हम लोग क्या लिखेंगे, आर इंटू डी थीटा, राइट। मैं नीचे लिखता हूं, मैं नीचे कर देता हूं, यहां पे शायद आपको दिखाई नहीं देगा, मेरे पीछे आ जाएगा, तो मैं नीचे कर देता हूं, ठीक है ना। इसको ऐसे बॉक्स बना दो, इसको ऐसे बॉक्स बना देते हैं, और यहां पे स्टार्ट करता हूं, ठीक। देख लो क्या आ गया, ई का वैल्यू आ गया इंटीग्रेशन के डी क्यू के बदले, डी क्यू के बदले लेमडा आर डी थीटा, डी क्यू के बदले डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ये आर क्या है, कैपिटल आर ही तो है, मैं स्मॉल आर लिखा हूं, कैपिटल आर है, आर का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। क्या वेरिएबल दिख रहा है, थीटा इसके साथ, तो यहां पे थीटा इक्वल्स टू 0, और यहां तक करूंगा तो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 0 से पाई तक साइन थीटा का वैल्यू। तो आर और आर कैंसल, तो इसमें से के लेमडा बाई आर कांस्टेंट बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा आएगा माइनस कॉस थीटा, उसमें 0 टू पाई डालो, तो ये आ जाएगा 2k लेमडा बाई आर, 2k लेमडा बाई आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन किधर आएगा, एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना।
और डायरेक्शन किधर आएगा, डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक चार्ज का डायरेक्शन आएगा इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड। कुछ समझ में आया? सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से भी ऐसे ही कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं ये सेमी सर्कुलर रिंग का पंगा ही क्यों, कोई भी आर्क ले लो, एनी सर्कुलर आर्क, एनी सर्कुलर आर्क, इसके लिए निकाल देते हैं। अगर सेमी सर्कल चाहिए तो थीटा का वैल्यू पाई डाल देंगे यार। एनी सर्कुलर आर्क अगर ले लिया, कोई भी सर्कुलर आर्क तुम ले लो, जैसे कि ये ले लिया हूं मैं सर्कल, और ये सेंटर में कितना एंगल बना रहा है, मेकिंग एंगल थीटा एट द सेंटर। सेंटर पे अगर थीटा एंगल बन रहा है, मान लो यहां पे थीटा का वैल्यू कितना लिखा है, मैं जो फिगर बनाया हूं इसको एक काम करते हैं, इसको थीटा बाई 2 कर देता हूं, इसको थीटा बाई 2 कर देता हूं, बिकॉज दिस टोटल एंगल इज थीटा में ले रहा हूं। ठीक है, टोटल एंगल थीटा बना रहा है। तो सोच इसमें मैं क्या कर सकता हूं, इसको ना, इसमें भी मैं फिर से सेम काम करूंगा। क्या, एक छोटा सा एलिमेंट चूज करूंगा dl, और उस dl को फिर से क्या लिखूंगा, लेमडा आर इंटू डी थीटा लिखूंगा, राइट। और डी क्यू आएगा इसका चार्ज, फिर डी क्यू को कितना लिखूंगा, सॉरी मैं लैम्बडा पहले लिख दिया, वो आर इंटू डी थीटा होगा, डीएल का वैल्यू आर इंटू डी थीटा। फिर मुझे अगर डी क्यू लिखना है चार्ज, तो डी क्यू का वैल्यू हो जाएगा लेमडा इंटू डीएल, दैट इज लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा। ये हो गया डी क्यू का वैल्यू। फिर से इस डी क्यू के वजह से इधर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा डी, उस डी के फिर से दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर और एक इधर। इसमें से फिर से कोई कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला डी कॉस थीटा वाला, डी एक्स कंपोनेंट विल कैंसल आउट। सिर्फ बचेगा कौन, बचेगा सिर्फ हमारा डी वाई कंपोनेंट, राइट। ये डी वाई कंपोनेंट आएगा, इधर डी एक्स कंपोनेंट आएगा, तो फिर से कैंसल हो जाएगा। तो अभी हमारा फिर से जो हम लोग वैल्यू लिखेंगे, देयरफॉर ई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा, बट यहां पे डी का वैल्यू भी डाल देते हैं फिर से, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो फिर से इंटीग्रेशन के डी क्यू का वैल्यू लेमडा आर इंटू डी थीटा बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। देख रहे हो, सेम सेम इंटीग्रेशन आ रहा है, पूरा सेम। बाहर के लेमडा बाई आर बाहर, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, लेकिन लिमिट डालना पड़ेगा। अब टोटल एंगल थीटा है ना, यहां पे जो टोटल एंगल है वो थीटा है, तो मैं एक साइड से दूसरे तरफ तक लूंगा। मान लो इधर इसका है माइनस थीटा बाई 2 नीचे, और ऊपर है प्लस थीटा बाई 2, तो इसको डाल दूंगा मैं कहां से, 0 से थीटा बाई 2, माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2। इसको सॉल्व कर दो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी सर्कुलर आर्क आ जाएगा, है ना। एनी सर्कुलर आर्क तुम लोगों को आ जाएगा। कि कैसे आता है, एनी कोई भी सर्कुलर आर्क की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैसे पता चलता है, कितना एंगल बना रहा है उससे पता चलता है। फिर अगर तुम्हें सेमी सर्कल चाहिए तो थीटा का वैल्यू पाई डाल दो, क्वार्टर सर्कल चाहिए तो थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 डाल दो। बट जो डायरेक्शन होगा, याद रखना, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होता है, डायरेक्शन एलोंग दी बाइसेक्टर, एलोंग दी बाइसेक्टर। अगर पॉजिटिव चार्ज का हुआ तो अवे, और नेगेटिव चार्ज का हुआ तो टूवर्ड्स। इतना पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। समझ में आ गया सबको। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें थोड़ा बस, मान लो कि अगर ये ऐसा एक आर्क होता, ये सेंटर है उसका, और ये माइनस चार्ज होता, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे सेंटर पे किधर प्रोड्यूस होता है, इधर प्रोड्यूस होता है। कितना प्रोड्यूस होता ना, अभी जो आया वो ही प्रोड्यूस होता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टूवर्ड्स होता और इस एंगल का बाइसेक्टर के अंदर होता। देख रहे हो, यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आया, ई नेट, क्योंकि ये पॉजिटिव रिंग था, और नेगेटिव रिंग होता तो टूवर्ड्स आता। तो हमें क्या क्या सीखे हम लोग ना, अगर पॉजिटिव रिंग पूरा कंप्लीट रिंग ले जाए तो उसके वजह से एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कहां पे होगा। सिर्फ सेमी सर्कल ले जाए तो उसके वजह से सेंटर में कितना होगा। फिर मैंने लास्ट में सिखा दिया कि कभी भी अगर आर्क ले जाए तो उस आर्क की वजह से, अगर आर्क एंगल थीटा बना रहा है तो
तो उस आर्क की वजह से कितना प्रोड्यूस होगा वो भी बताओ। मैं कैलकुलेशन यहां पे करके लिख दूं क्या, फॉर्मूला लिख दूं क्या, यहां पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो साइन थीटा का आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा में माइनस और माइनस प्लस, तुम कर देना यार, मैं नहीं कर सकता है ना। यहां पे देख लेना कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, मैं शायद थोड़ा गड़बड़ भी क्या सकता हूं, तो आप लोग थोड़ा चेक करना कि कौन सा कंपोनेंट है। जैसे कि मान लो मैं ये वाला एलिमेंट चूज कर रहा था ऐसे, तो इधर लेता थीटा, तो ठीक है यही थीटा होता, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा। साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा कंपोनेंट बचेगा, राइट। मैं फिगर अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं, अगर आपको कंफ्यूजन कुछ भी हो रहा है तो मैं फिगर अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं, समझ में आ जाएगा, टेंशन परेशान अभी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं अभी का भी फिगर ड्रॉ कर देता हूं। एक काम करते हैं, टोटल एंगल को थीटा नॉट मान लेते हैं, है ना, टोटल एंगल को क्या मान लेते हैं, थीटा नॉट, आपको डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये थीटा नॉट बाई 2 हो जाएगा एंगल। मैं पहले क्या करता हूं ना, यहां पे मैं थीटा एंगल पे जाता हूं और डी थीटा का एक एलिमेंट कंसीडर करता हूं, डीएल, है ना, ये डीएल कंसीडर करता हूं, जिसका ये वाला एंगल डी थीटा है। हो गया काम। तो सोच, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कुछ इधर प्रोड्यूस होगा, डीई। ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो डीई का एक्स कंपोनेंट आएगा, और या वाई, तुम जो भी मान लो, इध में एक्स लिख सकते हो, दैट विल बी डीई कॉस थीटा, और इधर में कंपोनेंट आएगा जो कि होगा डीई साइन थीटा। उसी तरह अगर मैं यहां पे कोई कंपोनेंट चूज किया होता, यहां पे अगर मैं कोई कंपोनेंट चूज किया होता, तो इसके वजह से डीई ऐसे प्रोड्यूस होता, तो उसके वजह से डी एक्स कंपोनेंट इधर आता और वाई कंपोनेंट इधर आता, डी साइन थीटा। तो कैंसिल कौन हो रहा है यहां पे कैंसिल हो रहा है डी, क्योंकि मैं फिगर को उल्टा कर दिया हूं ना, इसीलिए ऐसा हो गया, समझ रहे हो, परेशान होना नहीं। इसीलिए ये डी का साइन थीटा नहीं, यहां पे लिखेंगे हम लोग हियर डी कॉस थीटा कंपोनेंट, डी कॉस थीटा, सॉरी डी कॉस थीटा नहीं, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा कंपोनेंट कैंसल्स आउट। इंटीग्रेशन के दौरान कौन सा वाला कैंसिल हो जाएगा, डी साइन थीटा कंपोनेंट कैंसल्स आउट, कैंसल्स आउट। तो देयरफॉर हमारा जो ई होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, साइन थीटा नहीं, डी कॉस थीटा, ठीक है। हर जगह वो वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, डी कॉस थीटा, तो इट विल बी डी कॉस थीटा, डी थीटा, डी थीटा, डी कॉस थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन साइन में आएगा, माइनस से माइनस प्लस आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा, फाइनल फॉर्मूला जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आएगा 2k लेम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, ये आएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगर सेमी सर्कल हो गया, सेमी सर्कल अगर हो गया कभी, तो सेमी सर्कल के लिए थीटा का वैल्यू क्या डाल दोगे, पाई। क्वार्टर सर्कल हो गया तो क्वार्टर सर्कल में थीटा का वैल्यू क्या डाल दोगे, क्या डाल दोगे, पाई बाई 2, जो भी दे दे आर्क, जितना भी आर्क दे दे, जो कि अगर सेंटर में एंगल थीटा नॉट बना रहा है तो ये भी माइनस थीटा नॉट बाई 2 से प्लस थीटा नॉट बाई 2, ये भी साइन थीटा नॉट बाई 2, ये भी हमारा एंगल सेंटर पे अगर थीटा नॉट बन रहा है तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना होगा, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा नॉट बाई 2। ये आपको क्लियर होना पड़ेगा। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप ये फॉर्मूला को यूज करके सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, कुछ भी सर्कल का सेंटर पे निकाल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं होगा, बहुत आसानी से काम हो जाएगा, है ना। तो आपको इतनी चीजें समझ में आना पड़ेगा कि हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ड्यू टू एनी आर्क जिसका सेंटर पे एंगल बन रहा है थीटा नॉट, उस थीटा नॉट की वजह से कैलकुलेट करना। क्लियर है। अगर इसको आपको सारे इतने फॉर्मूले याद होंगे तो 99% क्वेश्चन आपसे चुटकी में बन जाएंगे, चुटकी में बन जाएंगे। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग चुटकी में खत्म कर देते हैं। क्लियर है पूरा। तो ये पूरी कहानी थी आपका रिंग और रिंग से रिलेटेड आर्क
फिर सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, कुछ भी टाइप का दे दे, सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका कैलकुलेशन। ये आपको याद रखना भी है और ये कहानी पूरा क्लियर। अच्छे से एक बार अच्छे से आप लोग सारा डेरिवेशन को देखो। डेरिवेशन आपको याद रखना नहीं है, बट वो डेरिवेशन कैसे आए ये जानना जरूरी है। दिस इज हाउ यू विल डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स मजा तब आता है जब समझ में आता है, और समझ में तब आएगा जब आप उसके अंदर डीप इनसाइड स्टडी करोगे। इसीलिए हर एक डेरिवेशन को याद रखना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते भी हैं कि सर ये डेरिवेशन तो कोई एंट्रेंस में पूछेगा नहीं, हम क्यों पढ़ रहे हैं। आपको याद नहीं करना है कि डेरिवेशन ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था, बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स कि आप उसको सिंपल वे में सीख सकते हो। अगर मुझे मान लो कि ये सब जो एडवांस में कभी पूछ लिया, मुझे याद भी नहीं है, तो मैं बैठ के वहीं पे कर भी सकता हूं। हालांकि आई डोंट सजेस्ट दैट, बट आपको डेरिवेशन सीखना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपका फिजिक्स का नॉलेज डेवलप होता है और हर एक प्रॉब्लम को फटाक से कैसे अप्रोच करें वो चीजें आपके अंदर आ जाता है। इसीलिए डेरिवेशन कोई एंट्रेंस में पूछा नहीं जाएगा, बट वो सारे डेरिवेशन से आए हुए फॉर्मूला आपको याद रखना है, बट डेरिवेशन को सीखना है। टीचर जब बता रहा है डेरिवेशन को सीखना है, कैसे कंपोनेंट में ब्रेक किया, समझ लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड आपका डेवलप होगा। क्लियर है पूरा? बहुत